Dear students, now we are going to study very important cellular structure which is essential for survival of any eukaryotic cell, and that is this mitochondrion. The mitochondrion is commonly known as powerhouse of the cell. So we are going to study about its structure and its function so that you can understand why it is known as the energy giver or the powerhouse of the cell. Okay. So this is a double membranous structure. Very first point about this mitochondrion is that it is a double membranous structure. आप ये देखिए, इसके सबसे बाहर हमने एक ये ब्लैक आउटलाइन दिखाई है, ये इसका सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियोन. नाउ वेयर इज सेकेंड मेम्ब्रेन. इसका जो दूसरा मेम्ब्रेन है वो ये है, आप देखिए ये लाइनिंग. ओके, लेकिन आप देख सकते हैं दिस इनर लाइनिंग, दिस इनर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट स्ट्रेट एज लाइक दिस आउटर मेम्ब्रेन. इस बाहर के सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन की तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है. ओके, दिस इज फोल्डेड. सो इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इट इज हैविंग आउटर मेम्ब्रेन, इट हैज इनर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड्स द इनर ऑफ द cellular structure, cellular organelle. Now this cellular structure organelle, it can have various shapes. जैसे अभी आपको जो ये शेप दिखाई दे रही है ये सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, या ये सॉसेज शेप आप कह सकते हैं, बट ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, क्लब शेप भी हो सकते हैं. वैरायटी ऑफ शेप्स आर देयर in case of mitochondrion, but mainly they are sausage shaped or cylindrical, and their diameter is, अगर आप इनके डायमीटर की बात करते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर आप देखते हो, तो इट इज नियर अबाउट 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. आप लिख सकते हैं 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ओके, और अगर आप इसकी पूरी लेंथ की बात करते हैं, ओके, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इट कैन बी नियर अबाउट 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ. 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ. तो ये हर सेल में लगभग इस एवरेज डायमीटर या लेंथ के हो सकते हैं. सो दिस वाज द सेकेंड पॉइंट. एक तो पहला हमने पॉइंट ये लिखा कि ये आउटर और इनर दो तरह के मेम्ब्रेन्स हैं. इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सेकेंड पॉइंट इज दैट दे कैन बी सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप्ड एंड कैन हैव डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एंड दे कैन हैव ए लेंथ ऑफ 1 to 4 माइक्रोमीटर. ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट these organelles is that their number depends on the type of cells. अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसको अभी आपको बताया गया कि इसे पावर हाउस कहा जाता है. ये एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. एटीपी के फॉर्म में सेल को एनर्जी मिलती है, और जिससे सेल की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन एटीपीज की हेल्प से वो परफॉर्म होती हैं, कंप्लीट होती हैं. तो वो जो एटीपी का बनना है, एटीपी एनर्जी करेंसी जो सिंथेसिस होती है, वो इस स्ट्रक्चर में होती है. तो इस स्ट्रक्चर का नंबर पर सेल कितना हो सकता है, ये वेरी करता है. ये वेरी इस बेस पर करता है कि वो सेल कितनी मेटाबॉलिकली एक्टिव है. जितनी ज़्यादा किसी सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियन का नंबर होगा. जैसे अपनी बॉडी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. हमारी किडनी की जो सेल्स हैं उसमें लगभग 300 से लेके 400, नियर अबाउट 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रियन आर प्रेजेंट इन आवर किडनी सेल, while if we focus on our liver cells, then each liver cell may have near about 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करता है. जैसे आपको बताया कि जिस सेल की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, उतनी ही
एनर्जी प्रोडक्शन करने वाली ये सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, एंड अगर एनिमल और प्लांट सेल में बात करें तो एनिमल सेल्स के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली अगर हम बात करें कौन सी है, तो किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा जो आपको लो पावर माइक्रोस्कोप पे भी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकता है वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। जैसे ये एक सेल मैंने बनाई हुई है, सो यू कैन सी दिस न्यूक्लियस। तो ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बोला जा सकता है किसी भी सेल का। लेकिन एनिमल सेल में इस न्यूक्लियस के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है वो माइटोकॉन्ड्रियन होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस सेलुलर स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाना चाहें, सपोज ये हम माइटोकॉन्ड्रियन दिखा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, आप इसको सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और अगर आप इसको प्लूरल में प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो यू विल कॉल इट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है और माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक माइटोकॉन्ड्रियन दिखाया है। क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स अदर फीचर्स। जैसे अभी आपको बताया कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक बाहर का मेम्ब्रेन बनाया। ओके, ये इसका सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है। अब जैसे कहा, इसको आप लेबल कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, बल्कि वो फोल्ड हो गया है। बहुत सारे इसमें फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, यू कैन सी हियर दिस फोल्ड्स। तो इसको यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। जैसे ये मेम्ब्रेन बनाना शुरू किया, अगर इसी की तरह से बनाना होता तो हम बिल्कुल इसको इस तरीके से कंटिन्यूस बनाते, लेकिन हमें इसे फोल्डेड दिखाना, तो इसको अंदर की तरफ आप फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे फोल्ड हैं इसके अंदर, these are the folds of inner membrane। ठीक है, और आप इसको लेबल करें इनर मेम्ब्रेन। नाउ दिस फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, जैसे ये वाला फोल्ड इस इनर मेम्ब्रेन का, ये फोल्ड, दिस फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन दे आर नोन एज क्रिस्टे। इनको आप क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस लाइनिंग इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रही है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दिस इज नोन एज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, तो एक कंपार्टमेंट तो आपको ये नजर आया, ये वाला जो एरिया है, अभी बताया कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये एरिया, ये कंपार्टमेंट हो गया। और एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस कंपार्टमेंट विच इज इनर टू द इनर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर ये एरिया, तो जो ये कंपार्टमेंट है इसमें भी एक एक्वस मीडियम है। इन दोनों ही एक्चुअली एरियाज में एक्वस मीडियम होता है। आउटर कंपार्टमेंट आप इसको लेबल कर सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन, एंड दिस इज द इनर कंपार्टमेंट। और इसमें जो ये आपको एक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ है, ये इसकी मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर, दिस इज द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन हुआ, फिर उसके बाद ये फोल्ड्स हो गए इनर मेम्ब्रेन के, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन विद फोल्ड्स, एंड इनर मेम्ब्रेन इज द फोल्ड्स ऑफ दिस इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज द क्रिस्टे। Then there is a space or compartment between outer and inner membrane. That compartment can be called as outer compartment, and you can give it a name perimitochondrial space. And this inner compartment, ये जो second compartment है, इसको आप inner compartment कह सकते हैं, और इस inner compartment में एक matrix fill-up है। ठीक है? Now very important thing that you have to notice here,
दैट इन दिस मैट्रिक्स देयर इज ए सर्कुलर क्रोमोसोम। ये देखिए, ये डीएनए है, लेकिन कैसा है शेप इसका? सर्कुलर डीएनए। अभी आपको यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं बताया गया है। यू विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस इन द अपकमिंग वीडियोस एंड यू विल स्टडी दैट इन आवर यूकैरियोटिक सेल्स। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो लीनियर होता है, मतलब वो ऐसे आपको दोनों एंड्स उसके फ्री मिलेंगे, लेकिन सर्कुलर डीएनए का मतलब है कि वो डीएनए के पास कोई भी फ्री एंड नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास सर्कुलर डीएनए है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रियन इज दैट you can see in this matrix a row of a chain of ribosomes। आपको याद है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आपको पढ़ाए गए थे, और वहाँ पर आपको बताया गया था कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। अभी यूकैरियोटिक सेल में भी हम राइबोसोम्स को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स हैं वो एटीएस टाइप के होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाले जो राइबोसोम्स हैं ये एटीएस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग थिंग कि दीज राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। तो ये वाला जो फीचर है ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता जुलता है, सर्कुलर डीएनए का होना और राइबोसोम्स का होना, वो भी 70S टाइप के राइबोसोम्स। ओके, now this mitochondrion is aerobic, it is helpful in aerobic respiration। आपने 10th क्लास में एरोबिक और एनारोबिक दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़े हैं। यू ऑल नो दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। फूड की ब्रेक डाउन होती है, और फूड ब्रेक डाउन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आप यहाँ पर इस रिएक्शन को समझने के लिए ग्लूकोज से शुरू कर सकते हैं। वी हैव दिस फूड ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक, यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिख देते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन चल रही है, एंड देयर आर 2 बाई प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस जिस चीज़ के लिए फूड की ब्रेकडाउन की जा रही है दैट इज द एटीपी। इस एटीपी के लिए मीन्स इस एनर्जी के लिए हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। दिस फूड विल बी ऑक्सीडाइज फॉर दिस एटीपी, एंड फॉर ऑक्सीडेशन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रियन स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। जो ये प्रोसेस चलती है इसका बहुत सारा पार्ट माइटोकॉन्ड्रियन में कंप्लीट होता है, और इसलिए एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में होती है, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दिस माइटोकॉन्ड्रियन, because we will get energy from this mitochondrion, that's why it is called as powerhouse of the cell। ये एक important कॉमन जो टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं, why mitochondrion is called as powerhouse of the cell, इसके पीछे रीजन ही यही है कि फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन, या आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन दिस सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, सो ये एक पावर हाउस है। तो यहाँ पर एक बार फिर से यही स्ट्रक्चर्स रिवाइज करें जो अभी आपने ड्रॉ करने सीखे। सबसे बाहर की कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन है और उसके साथ फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स को, जैसे ये फोल्ड हुआ, ये फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। और यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक तो ये ग्रीन से दिखाया गया है, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और दूसरा कंपार्टमेंट ये है जो
इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रहा है, ये वाला जो स्पेस है। दोनों ही एरियाज में कुछ एक्वस मीडियम है और इस मीडियम को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। इस स्पेस को आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह देते हैं। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और नोट कीजिए कि यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स भी होते हैं जो चेन की फॉर्म में, पॉलीराइबोसोम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और साथ साथ सर्कुलर डीएनए भी है, जो ये दोनों फीचर्स माइटोकॉन्ड्रियन के प्रोकैरियोटिक सेल से मैच होते हैं। अब क्योंकि एक पावर हाउस है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, तो उसकी जो डिटेल है कि ये माइटोकॉन्ड्रियन हमें एनर्जी कैसे देगा, हाउ द फूड विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका चैप्टर में कवर किया जाएगा। जब आप कुछ चैप्टर्स के बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी तब आप इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, इसमें आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल लेवल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ पे इतना याद रख सकते हैं कि जो इसका मेम्ब्रेन है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर और इस इनर मेम्ब्रेन के साथ कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ इस माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो यहाँ पर याद रखें कि यू हैव नाउ स्टडीड दैट देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स, जैसे 70S टाइप के राइबोसोम्स होना, जो कि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। यानी कि जब आप सेल के, जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि 70S टाइप के राइबोसोम है, इस स्ट्रक्चर में 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, लेकिन आप जब न्यूक्लियस के सरफेस पे, जो ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो ये राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स को पढ़ेंगे तो वो 80S के पढ़ेंगे। तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 80S भी होते हैं और 70S भी होते हैं। लेकिन 70S की जो लोकेशन है वो आपने माइटोकॉन्ड्रियन में बतानी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा फीचर है, प्रोकैरियोट्स के जैसा फीचर है। तो अब इसी माइटोकॉन्ड्रियन से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये प्रोकैरियोटिक सेल के बहुत सारे फीचर्स को मैच करता है। इसके फीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स हैं, जैसे 70S राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, एंड इवन ये जो इनर फोल्ड्स है ना प्लाज्मा में, इस इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं, जिनको आप यहाँ पर तो क्रिस्टे कह रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमने इन्हें ऐसे ही कुछ फोल्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था जहाँ पर हम उन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। जैसे आप एक प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। तो उसके पास एक सेंटर में सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, जो कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर राइबोसोम्स की चेन दिखा सकते हैं जो कि 70S टाइप के है, ठीक है। ये इसका सर्कुलर डीएनए, और ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज फोल्डेड एंड दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम। और इस मीजोसोम का रोल अगर आप रिकॉल करते हैं जो आपने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, तो आपने ये स्टडी किया था कि इस मीजोसोम के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं। इस सेलुलर स्ट्रक्चर को, इस पूरी बैक्टीरिया की सेल को एनर्जी देने के लिए, यहाँ कोई माइटोकॉन्ड्रियन जैसा स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो इस सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी देने में ये जो मेम्ब्रेन का फोल्ड है, मेसोसोम, ये हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर, जैसे मीजोसोम, 70S राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये तीन फीचर्स आपको लगभग कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। 70S राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए
और साथ में ये फोल्ड जो मीजोजोम की तरह से ही बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। और एक और फीचर जो इसका बैक्टीरिया से मैच करता है कि जब ये सेल में डिवाइड होगा तो इट डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह से एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर इसको बनाना चाहें, सेल कैसे डिवाइड होती होगी बैक्टीरिया की, तो ये एक बैक्टीरिया है और जब इसने फ्यूजन करना है तो इस फ्यूजन में ये देखिए स्प्लिट होती दिखाई दे रही है, एंड दिस सेल विल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रियन ने भी अगर डिवाइड करना है, ये माइटोकॉन्ड्रियन जब डिवाइड करेगा ये बिल्कुल इसी मैनर में फिजन प्रोसेस से डिवाइड करेगा। ये जो इसके फीचर्स हैं, इससे ये सजेस्ट किया जाता है कि मे बी दिस माइटोकॉन्ड्रियन वाज ए बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया था जो यूकैरियोटिक सेल के साथ एसोसिएट हो गया। टाइम के साथ इवोल्यूशनरी फेज में इसने यूकैरियोटिक सेल में एंट्री कर दी, और यूकैरियोटिक सेल को इसकी एंट्री से फ़ायदा क्या हुआ कि ये यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी दे सकता था। आपको पता है ये फूड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये पावर हाउस है। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए बेनिफिट ये रहा कि उसे एनर्जी मिलती थी। लेकिन इस बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल में जाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखिए 70S और सर्कुलर डीएनए है, यानी इसके पास खुद की प्रोटीन मशीनरी है। ये प्रोटीन मशीनरी होने की वजह से इसके लिए एक टर्म और आप यूज़ करें, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहा जाता है। वाई? क्योंकि देखिए इस सेमी को हटा देते हैं, पहले आप ऑटोनोमस की बात कीजिए। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट या किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में बात करें, अगर ये सिर्फ ऑटोनोमस की हम बात करते हैं तो ये खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, क्योंकि इसके पास खुद की मशीनरी है। 70s टाइप की राइबोसोम्स की प्रोटीन फैक्ट्री है, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से वे अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑटोनोमस। लेकिन यहाँ पर सेमी क्यों लिखा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन के पास जो मशीनरी है और जो इन्फॉर्मेशन है ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द यूकैरियोटिक और द न्यूक्लियर क्रोमोसोम। जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो भी डीएनए होता है, जैसे आप ये न्यूक्लियस को देखें, इस न्यूक्लियस में जब आप डीएनए को देखोगे वो लीनियर डीएनए, उसके पास सेल के लिए, सेल की सारी एक्टिविटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो राइबोसोम्स की हेल्प से, 80S राइबोसोम्स की हेल्प से वो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हर चीज़ की सिंथेसिस की जाती है जो सेल के सर्वाइवल के लिए चाहिए। अब बिल्कुल ऐसी ही मशीनरी, मतलब कि राइबोसोम और डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रियन के पास भी हैं, लेकिन हम ये यहाँ पर याद रखें कि ये माइटोकॉन्ड्रियन के पास जो भी मशीनरी है प्रोटीन बनाने की, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए इसे न्यूक्लियस के डीएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में 3 चीज़ें जरूर याद रखें। माइटोकॉन्ड्रियन को हम पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन इज ए सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, एंड माइटोकॉन्ड्रियन is having prokaryotic like features and it is considered as a symbiote bacteria। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने इवोल्यूशनरी फेज में यूकैरियोटिक सेल के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। यूकैरियोटिक सेल इसे प्रोटीन बनाने के लिए मशीनरी देती है, इसके प्रोटीन बनने में हेल्प करती है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये सेल को, यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी देता है। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गई। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।